सो गाइस, वो पिछली वीडियो में मैंने बोला था मैं तुमको दिखाऊंगी वो लैब में कैसे सेटअप होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। फर्स्ट प्रैक्टिकल बेसिकली हम कर रहे थे, तो उसका जो सेटअप है वो इस तरह से। वो वीडियो वहाँ मतलब 12 मिनट की थी अप्रोक्स, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लैब में उसका सेटअप कैसे दिखता है। ओके, सो देखो, जैसा कि मैंने तुमको बताया था पेपर लेना होता है, उसको जार के अंदर हम सेट करते हैं। देखो जार में, देखो ये सॉल्वेंट तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। हमने बेसिकली इसमें सॉल्वेंट यूज़ करा है, ये वाला देखो सॉल्वेंट इसमें यूज़ करा हुआ है हमने, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो पेपर है, जो वॉटमैन फ़िल्टर पेपर, वो इसमें यूज़ करा है बिल्कुल। एंड इस पे यहाँ पे हमने स्पॉट पेंसिल से लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी थी, फिर उसके ऊपर हमने लगाया था स्पॉट, ठीक है। और ऊपर जो भी स्टूडेंट होता है वो अपना नेम भी लिख के रखता है। और यहाँ पे ये कॉर्क होती है, इस कॉर्क के बीच में इस पेपर को अटैच करना होता है। फिर इसको हमें इस जार के अंदर ऐसे सेट करना है। देखो सीधे हैं सारे पेपर्स बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सॉल्वेंट प्रॉपर मतलब इस तरह से सेटअप रहता है इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी का, जो हमें लैब के अंदर करना रहता है। ओके, तो इसका रिजल्ट आने में 45 मिनट लग जाते हैं, 45 मिनट्स अप्रोक्स लग जाते हैं, इसमें टाइम बहुत लगता है इसका रिजल्ट आने में। तो अब इसमें तुम्हारे माइंड में होगा कि इसमें तुमने सॉल्वेंट क्या यूज़ किया। देखो ये डिपेंड करता है तुम्हारे तुमने सेपरेट किस किस को कर रहे हो, है ना। वैसे जनरली ऐसा होता है, पेपर तुम्हारा नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होगा। अब पोलर में तुम कुछ भी ले लो, कुछ भी उठा के ले लो, ठीक है। सो जैसे बेसिकली हमने इसके अंदर अमोनियम सल्फेट लिया था, इथाइल अल्कोहल लिया था। अमोनियम सल्फेट इथाइल अल्कोहल दोनों ही पोलर है, और जो पेपर है वो नॉन पोलर है। तो इसमें इस मिक्सचर में ना, जो यहाँ पे मिथाइल ब्लू है ना, मिथाइल ब्लू वाली डाई है, वो पेपर के साथ ही रह जाती है। वो नॉन पोलर टेंडेंसी की है, तो वो पेपर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वहीं चिपक के रह जाती है। लेकिन जो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज है वो पोलर नेचर शो करती है, तो सॉल्वेंट के साथ ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, जैसा कि तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर कि हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी रहती है। सो आई विल शो यू स्ट्रिप। तो गाइस, जो आपने जो स्ट्रिप उसमें डाल रखी थी ना, फिल्टर पे, जो आपके जार के अंदर जो भी आपने स्ट्रिप डाल रखी थी, उस स्ट्रिप को निकाल लेना होता है, मतलब फिल्टर पेपर को निकाल लेना होता है। फिर वहाँ पे जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें ये लगानी होती है, फिर वहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन हमें कैसे करनी रहती है, देखो। अब तुमने वहाँ से तुमने जार से वो स्ट्रिप निकाली, अभी वो उसमें वेट होती है, तो पहले इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब वो पहले वेट वेट है ना वो स्ट्रिप, तो उसके ऊपर मार्क कर लेना है, जो आपका जो सॉल्वेंट है वो कहाँ तक राइज हुआ है वहाँ तक आप पेंसिल से मार्क कर लें, ठीक है। ये आपकी जो पहले जो हमने लाइन मार्क कर रखी है वो हमारी बेस लाइन होती है, और ये वाली हमारी फ्रंट लाइन होती है जहाँ तक हमारा सॉल्वेंट फ्लो होता है। तो बेस लाइन फ्रंट लाइन क्लियर। बेस लाइन जो हम शुरू में अपनी मर्जी से जितना मार्क 2 सेमी 2.5 इतना ही रखना है, वैसे ज़्यादा नहीं रखना ना ही बिल्कुल कम, ना ही बहुत ज़्यादा, इतना ही मार्जिन रखना है। और ये वाली हमारी फ्रंट लाइन होती है, ठीक है, जहाँ तक हमारा सॉल्वेंट जाता है, जो हमें रिजल्ट हमारा प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद हमें वो लाइन मिलती है, क्लियर। अब इसके बाद अपने देखते हैं कि इसमें ना तुम्हें दो कलर दिख रहे हैं, एक तो ये वाला मिथाइल ब्लू और ये वाला मिथाइल ऑरेंज। तो तुम्हें क्या करना है, बेस लाइन से हाइट मेजर करनी है। तो पहले सॉल्वेंट की हाइट, पहले बेस लाइन से सॉल्वेंट की हाइट स्केल से मेजर करी, 15.1 आई, 15.1 आई, ठीक है। फिर तुमने क्या करा, बेस लाइन से मिथाइल ब्लू की लाइन मेजर करी, जो बेसिकली 3 सेंटीमीटर आई। फिर तुमने मिथाइल ऑरेंज की हाइट मेजर करी, जो बेसिकली 8.5 सेंटीमीटर आई। तो तुमने ऑब्जर्वेशन में रीडिंग्स ले ली जो तुम्हारी आनी चाहिए। अब तुम्हें कैलकुलेट करना होता है आरएफ फैक्टर। आरएफ फैक्टर होता है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन मतलब वो तुम्हें पता है ना, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ती है, रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होती है, तो वो ऐसे फैक्टर होता है। मतलब अब ये मूव कर रहे हैं डाइस, तो इनका कुछ मूविंग मोशन से रिलेटेड फैक्टर होता है, मतलब कौन कितने आगे जाता है। जिसका रिटार्डेशन फैक्टर ज़्यादा वो उतनी ज़्यादा मूव करता है, जिसका कम वो उतने कम मूव करता है, तो वो चीज़ इसमें रहती है। ओके, सो रिटार्डिंग फैक्टर अपने को इसमें निकालना रहेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला देखें, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेट सी, उसका फॉर्मूला अपने देख लेते हैं। तो रिटार्डिंग फैक्शन आर एफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है, जो हमारा सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट की हाइट, सॉल्यूट्स हाइट मतलब सॉल्यूट की डिस्टेंस, और नीचे आता है सॉल्वेंट की डिस्टेंस। मान लो कि हम मिथाइलिन ब्लू का निकाल रहे, तो मिथाइलिन ब्लू की 3 आई थी और इसकी 15.1 आई थी। डिवाइड करके जो आंसर है वही तुम्हारा आर एफ फैक्टर ऑफ मिथाइलिन ब्लू है। मिथाइल ऑरेंज का निकालना है, तो कितनी डिस्टेंस है उसकी 8.5, एंड सॉल्वेंट की कितनी है 15.1। तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या है, आर एफ फैक्टर ऑफ मिथाइल ऑरेंज है, क्लियर।
सो इस तरह से तुम्हारा प्रैक्टिकल है जो तुम्हें परफॉर्म करना रहेगा। होप कि तुमको समझ आ गया होगा वो अच्छे से। अब हम आते हैं ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के ही सेकंड प्रैक्टिकल के ऊपर, जो थोड़ा इसमें थोड़ा सा ना मतलब 2 स्टेप्स और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो हमें दिख रहा है कि 2 जो डाइज होती हैं उनके मिक्सचर को हम अलग कर रहे हैं, बट हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देगा कि हम किसके मिक्सचर को अलग कर रहे हैं। उसमें बेसिकली अमीनो एसिड 2 मिले होंगे, 2 अमीनो एसिड्स का मिक्सचर होगा जिनको हमें अलग करना रहेगा, उसको हमें देखना है। बेसिकली जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका मिक्सचर हमें दिया रहेगा। इसमें भी एलानिन और ल्यूसिन दो दो मिक्सचर होते हैं, तो इनके मिश्रण को हमें अलग करना रहेगा। यूज़ हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही यूज़ करना है। ऑपरेटर्स वही हैं, बीकर, कैपलरी, जो हमें इन दोनों का मिक्सचर दिया होगा वो सब। अब इसमें ना तुम्हें ना 2 स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। एक स्ट्रिप पे तुमने प्योर एलानिन और प्योर ल्यूसिन लोगे, क्योंकि इनका कलर दिखाई नहीं देता ना, तो तुम्हें क्या पता कौन एलानिन है कौन ल्यूसिन है, तो ये तुम्हें नहीं पता रहेगा, तो ये पता करना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए तुम एक अलग 2 स्ट्रिप लोगे, इसमें 2 स्ट्रिप लेनी होती है बेसिकली, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या प्रोसीजर रहता है। हम डायरेक्टली इसका प्रोसीजर पे ही अब आएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले ना जो 2 स्ट्रिप बनाते हैं उसमें से ना पहले हमें जैसे प्रैक्टिकल करवाया था तो हमें एक ही स्ट्रिप बनाई थी, और ये जो दूसरी जो अलग अलग कंपोनेंट वाली स्ट्रिप थी ना वो एक ही स्ट्रिप बना ली थी, और बाकी सभी ने उसी को मतलब उसके बेस पे अपनी कैलकुलेशन कर ली थी। तो ऐसा था हमारा, ठीक है। मैं भी तुम्हारे लैब में तुम्हें 2 स्टेप बनाने का कह सकता है, तो वो कैसे करना है तो प्रोसीजर तो देख ही लेंगे उसकी क्या है। पहले अपने मेन जो हमारी प्रोसीजर है उसको देखते हैं, उसमें क्या हमें करना रहता है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले वही कि हमें वॉटमैन फ़िल्टर पेपर दिया जाएगा। वॉटमैन फ़िल्टर पेपर पे जो हमारा एलानिन और ल्यूसिन का मिक्सचर होगा ना वो लेना है। तो ये हमारा वॉटमैन फ़िल्टर पेपर हो गया। इस पर पहले मार्जिन दे के मार्क कर लेना है, तो यहाँ पे एक स्पॉट लगाना है। स्पॉट लगाएंगे, फर्स्ट स्पॉट लगा के इसको ड्राई करा, देन फिर सेकंड लगाया, फिर इसको ड्राई कर दिया। फिर इसको वही जार के अंदर कॉर्क के हेल्प से इसको सस्पेंड कर देना है। जैसे ही हम इसको सस्पेंड करेंगे क्या होगा, जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होंगे, सॉल्वेंट बेसिकली जो हमने यूज़ करा होगा वो सॉल्वेंट इसको ऊपर की तरफ उठेगा, है ना। जब तक यहाँ तक ना पहुँच जाए, मतलब कोर्क तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक हमें उसको वहीं पड़े रहने देना है। इसमें हमें पता भी नहीं चलेगा सॉल्वेंट कैसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि जैसे एलानिन और ल्यूसिन ट्रांसपेरेंट है, अपने को दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर उठ रहे हैं बट अपने को पता नहीं चलता है। तो जब हम इसको जार से निकाल लेते हैं पेपर और ड्राई कर लेते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बट एक्चुअली वहाँ पे स्पॉट्स होते हैं। तो वो देखने के लिए अपने यहाँ पे एक ऐसे कंपाउंड का यूज़ करते हैं जो एलानिन और ल्यूसिन से रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाए वो कलर शो करते। मतलब इसमें हम एक अलग कंपाउंड का स्प्रे करते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन होती है और कलर बनता है ना। जैसे टाइट्रेशन में होता है, हम उसमें इंडिकेटर डालते हैं जो कि लास्ट पॉइंट पे कलर दिखा देता है। सेम इसमें भी वही होता है। फिनोफ्थलीन रेजेंट बेसिकली यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम निन हाइड्रिन का यूज़ करेंगे कलर को शो करने के लिए। मतलब बेसिकली एक स्प्रे बॉटल में निन हाइड्रिन दिया रहेगा, उसका स्प्रे हमें इसके ऊपर कर देना है, हमारे मिक्सचर के ऊपर निशान ज़रूर लगा लें। फिर उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे करें। फिर स्प्रे करने के बाद पूरा उसको ड्राई करें, दोबारा ओवन में ड्राई करना होता है इसको। ओवन में ड्राई करना होता है। आई विल शो यू कि ओवन कैसे। सो इस तरह से ओवन रहेगा, इसके अंदर हमें इसको ड्राई करना रहेगा। ओके, पहले ना इसको हमने मतलब हाई टेम्परेचर तक इसको पहले गर्म कर दिया था, फिर इसको ऑफ़ कर दिया। मतलब इसके अंदर अंदर जो टेम्परेचर है पर्टिकुलर वो तो मेंटेन ही रहता है। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रिप्स हैं वो हमने डाली हुई हैं, है ना, ओवन में ड्राई होने के लिए रख रखी हैं। फिर आप इसमें देखोगे कि किस तरह से ड्राई होने के बाद ये कैसा शो होता है। लेट्स सी। सो ड्राई होने के बाद बिल्कुल इस तरह से हमें इसमें जो रिज़ल्ट है वो दिखेगा, यानी पर्पल कलर के स्पॉट्स बनेंगे। पर्पल में भी एक डार्क पर्पल स्पॉट बनेगा और एक लाइट पर्पल स्पॉट बनेगा। जो डार्क पर्पल होता है वो ल्यूसिन होता है, और लाइट पर्पल वाला एलानिन का स्पॉट होता है। वही एक बेस लाइन होती है, एक फ्रंट लाइन होती है। फिर वही फॉर्मूला आपको सेम यूज़ करना है, एंड एलानिन और ल्यूसिन का फिर RF फैक्टर क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रैक्टिकल रहेगा। तो हमारे 2 प्रैक्टिकल हो चुके हैं जो हमें पता चल गया कि हमें कैसे करनी है। ओके, अब अपने तीसरे प्रैक्टिकल पर आते हैं जिसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, विच इज़ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हमें क्या करना होता है।
देखो जो टीएलसी होता है ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, होता तो नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह है, लेकिन वो पेपर क्रोमेटोग्राफी से कई मायनों में बेटर है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी समझो स्कूल का बच्चा है ना, लेकिन टीएलसी समझो कॉलेज स्टूडेंट जिसका ब्रेन अंडरस्टैंडिंग हाई होती है। अब इसको होने में ज़्यादा टाइम लगता है, 45 मिनट तक लग जाते हैं, बट ये 20-25 मिनट में हो जाता है। मतलब इसमें स्पीड ज़्यादा होती है, क्वालिटी एक्यूरेसी इस टीएलसी में ज़्यादा होती है, तो ये डिफरेंस रहता है। ओके, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट अपने को देता है टीएलसी में। मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम अलग से लेयर बना रहे होते हैं। तो लेयर कैसे बनती है वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले ना हमें एक ग्लास या फिर एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट स्लाइड लेनी होती है ना। ग्लास या प्लास्टिक की क्या लेनी होती है, ट्रांसपेरेंट सी स्लाइड लेनी होती है। ले ली स्लाइड, है ना। उसको अच्छे से क्लीन कर ले, स्प्रिट या फिर अल्कोहल से उसको अच्छे से आप क्लीन कर ले, एक भी निशान उसके ऊपर नहीं बचना चाहिए। तो क्लीन हो गई, और इसके साथ हम मिक्सचर तैयार करते हैं। अब इस मिक्सचर में आपको लेनी है सिलिका मेजर करके 25 ग्राम जितना भी अमाउंट है उसमें डाल ले प्रॉपर। एंड फिर उसके अंदर अपने को ऐड करना है जिप्सम। ऐड करना है, क्यों ऐड करना है, क्योंकि अगर हम प्योर सिलिका यूज़ करते हैं, बेसिकली अगर अपने ना प्योर सिलिका यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अपने को कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना रहता है। सिलिका के अंदर जिप्सम ऐड करना होता है, वो बेसिकली ना इसको बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, जिससे जो सिलिका है वो इजीली इसके ग्लास के ऊपर चिपक जाता है, इसलिए बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर इसके अंदर जो भी हमने जो डिस्टिल वाटर होता है, और उसके अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर जो भी एसिटिक एसिड स्पिरिट अल्कोहल डिस्टिल वाटर, उसको मिला लेना है हमें अच्छे से। फिर उसको इसके अंदर फटाफट डालेंगे, देन मिक्स करेंगे। अब मिक्स करेंगे, जैसे ही हमने मिक्स करा है इसको, जल्दी से हम इसको ग्लास की जो स्लैब है उसके ऊपर डाल देंगे। जैसे ही हम डालेंगे तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, और नीचे जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर लगी होगी ना सिलिका, उसको हम इरेज कर देंगे। फिर हम पूरे जो ग्लास की जो लेयर बनी, टीएलसी बनी है, उसको हम ड्राई करेंगे बाहर, लैब के बाहर धूप में आप ले जाके इसको ड्राई कर सकते हैं। हो सके ओवन में ही रख दें, ओवन में ही आप इसको ड्राई कर सकते हैं। फिर इसका वही जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम इसको जार में रखते हैं ना, वैसे ही हम इसको बड़े सारा इसका स्पेशल बीकर आता है उसके अंदर रखते हैं। तो आई विल शो यू वो कैसा दिखता है। तो देखिए ये इस तरीके से होता है जार के अंदर। बेसिकली ये जार रहता है, और इस जार के अंदर ये हमने स्लाइड में थिन लेयर बनाई है क्रोमेटोग्राफी की। इसमें डाई वही सेम रखी है हमारे, तो मिथाइलिन ब्लू और मिथाइल ऑरेंज ही रखी है। और इसमें एक जार रहेगा बड़ा सारा, और इसके ऊपर ग्लास की स्लैब से हम ढक देंगे। ये सिलिका जेल की लेयर बनाई है, और इसके अंदर ये सॉल्वेंट भी डाला हुआ है। बेसिकली सिलिका पोलर होती है, तो सॉल्वेंट इस बार हमने नॉन पोलर यूज़ किया है। तो इस तरह से हमें इसमें रिजल्ट शो होता है। कैलकुलेशन की प्रोसीजर वही सेम होगी, ठीक है। सो इस तरह से ये तुम्हारे क्रोमेटोग्राफी के 3 प्रैक्टिकल थे, होप कि समझ आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।